Hello guys, welcome back to my channel. We are again back with the new video. अब मैंने बहुत टाइम से मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी अपने इस चैनल पर और मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, बट अब आपको मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। मैं कोशिश करूँगी हर वीक एक वीडियो आए और बहुत जल्द DSSB से रिलेटेड वीडियोस भी मैं डालना चालू करूँगी रिगार्डिंग टू स्पेशल एजुकेशन। जो वैकेंसीज़ निकली हैं अभी स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज़, अगर आपका सीटेट क्वालिफाइड है और आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप प्लीज़ भरिए। वैसे उसकी शायद लास्ट डेट ख़त्म हो गई है तो अब आप भर नहीं सकते हैं, बट वो वैकेंसी बहुत अच्छी निकली है। तो उससे रिलेटेड लेजिस्लेशंस भी और काफ़ी चीज़ें जो होंगे फर्दर मैं डालती रहूँगी अब वीडियोस रेगुलर बेसिस पे। 10 मिनट्स की शॉर्ट वीडियोस अलग से चलेगी हमारी सीरीज़। और जो हमारा यूनिट चल रही है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, वो हमारी वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी, उसको मैं टचअप नहीं दूँगी। उसको उसके संग कुछ छेड़खानी करने की वैसे कोई नीड भी नहीं है, बट ये शॉर्ट वीडियोस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी को लेके, RPWD एक्ट को लेके, NTA को लेके और पर्टिकुलर लेजिस्लेशंस को लेकर, फुल फॉर्म्स को लेकर ये वीडियोस मैं शॉर्ट वीडियोस हर वीकेंड्स पे डालती रहूँगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं हुआ करेगी ये, मैक्स 30 मिनट्स से ज़्यादा मैं नहीं करूँगी इसको, क्योंकि इसमें बहुत सेक्रेटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं करेंगे हम इसे। मैंने यहाँ पे और ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ DSSB पढ़ रहे हैं तो ही देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। इट डजेंट मैटर इन अ वे, बिकॉज कोर्स में भी यही डेफिनेशंस और यही पर्टिकुलर चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्स में कुछ और ये लोग पूछ लेते हैं। देखो, कोर्स में हियरिंग इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन हमेशा देखा गया है। अगर आप HI का कोर्स कर रहे हो तो देखते हैं कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता ही है। उसमें इन्फॉर्मेशंस डालना, डेफिनेशंस डालना, उसको डिस्क्राइब करना इज लाइक मेन हैंड हो जाता है क्वेश्चन का। तो आप ऐसे नहीं देखते हुए चलेंगे कि DSSB का है तो अब अभी हमें नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ते हैं। ये शॉर्ट वीडियोस हैं, ये एग्ज़ाम से पहले अगर आप शॉर्ट में रिकैप देखना चाहते हैं पर्टिकुलर एक यूनिट का, तो आप बहुत जल्दी आसानी से कवर कर सकते हैं अपना सिलेबस एंड मोमेंट पे भी। ओके, सबसे पहले मैंने हियरिंग इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन डाली है अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज अ हियरिंग लॉस दैट प्रिवेंट्स पर्सन फ्रॉम टोटली रिसीविंग साउंड थ्रू द ईयर और लूजिंग फ्रॉम हियरिंग इज वन और बोथ ईयर्स, कैन बी मिडिल और इनर ईयर। देखो, ईयर का पार्ट पे मैं अलग वीडियो डालूंगी जिसमें कॉक्लियर आएगा और फंक्शनिंग आएगी, पाथवे आएगा, ईयर पाथवे आएगा, जिसमें मिडिल ईयर कॉन्क्लूड होगा, आउटर ईयर कॉन्क्लूड होगा और इनर ईयर कॉन्क्लूड होगा। बेसिकली RPWD एक्ट क्या बोल रहा है? RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग हियरिंग इम्पेयरमेंट और हियरिंग लॉस वो पर्सन्स हैं जिसका हियरिंग लॉस हो चुका है टोटली, जिसका साउंड मिडिल ईयर तक पहुंच ही नहीं रहा है। आउटर ईयर से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मिडिल ईयर और इनर ईयर में अगर साउंड रिसीव नहीं हो रही है तो RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हियरिंग इम्पेयरमेंट, वो कॉन्क्लूड हो जाएगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन डालने के बाद आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है। इट्स अ बेसिक कोर वैल्यू है ये। डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग और हियरिंग लॉस, ये सबसे कॉमन चीज़ है और ये पेपर में बहुत ज़्यादा अगर आप डालोगे ना तो आपका जो आंसर है ना वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्म में निकल के आएगा। डेफ मीन्स पर्सन हैविंग 70 dB। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, जो हमारा 70 dB है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देती हूँ उसको। 70 dB, having loss in speech frequencies in both the ears। अगैन ये 2 चीज़ें आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आंसर। जब भी आप लॉन्ग लिखते हो उसमें आप अंडरलाइन करना कभी मत भूला करो, खास तौर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे डेफ का हो गया हमारा, जो 70 dB हियरिंग लॉस चाहिए बोथ ईयर्स में चाहिए, ये मेंशन रखना है हमारे को। डेफ मीन्स पर्सन हैविंग 70 dB हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज इन बोथ द ईयर्स। Hard of hearing means a person having 60 dB to 70 dB hearing loss in speech frequencies, okay, in both the ears। Again, यहाँ पे ये नहीं है कि एक कान में आवाज़ आ रही है तो वो नहीं गिना जाएगा डेफ में, because you are audible to your particular one ear। The deaf person should have the hearing loss in both the ears, and hard of hearing goes same as the deaf person go। Hearing loss, a person who is not able to hear as well as someone with normal hearing।
hearing threshold of 20 dB or better in both ear is said to have hearing loss. Okay, hearing loss में क्या है, जो person who is not able to hear as well as someone with normal hearing, जो बिल्कुल नहीं सुन पा रहा है और नॉर्मल हियरिंग से बहुत कम सुन पा रहा है, थ्रेशोल्ड दे रखा है इन्होंने ऑफ 20 dB और बेटर इन बोथ ईयर्स. इसमें ऐसा नहीं है कि बोथ ईयर्स में होना चाहिए, इट डिपेंड्स, एक सिंगल ईयर का भी हो सकता है और दोनों ईयर्स का भी हो सकता है. इज सेड टू हैव हियरिंग लॉस, उसको हम हियरिंग लॉस में घोषित कर देते हैं. हियरिंग लॉस में बी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड. प्रोफाउंड बिल्कुल जीरो हियरिंग लॉस होता है, जिसमें कुछ बिल्कुल, जिसको हम डेफ, डम्ब एंड डेफ वाला जो हो जाता है ना यार, वो देखो डेफ 70 dB होता है. डोंट मिक्स दिस थिंग्स. अगर आप हियरिंग इम्पेयरमेंट पढ़ रहे हो तो ये डिस्क्रिमिनेशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस के हिसाब से भी. डेफ को प्रोफाउंड नहीं बोलेंगे. डेफ की जो है वो 70 dB का हियरिंग लॉस होना चाहिए स्पीच फ्रीक्वेंसीज में और बोथ द ईयर्स में. जो प्रोफाउंड है उसका बोथ द ईयर्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है. इट कैन बी अफेक्ट इन वन ईयर और बोथ द ईयर्स, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक कान में हो चाहे दोनों कान में हो. एंड लेड टू द डिफ़िकल्टी इन हैविंग कॉन्वर्सेशन, स्पीच और लाउड साउंड्स. उसको लाउड साउंड्स भी नहीं सुनाई देंगे. ऐसा नहीं है कि उसको नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हो जाएंगी उसका जो लाउड साउंड्स हैं वो भी उसको नहीं सुनाई देगा और माइल्ड वॉइसेस, हल्की आवाज़ें, वो तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देंगी. ओके, so let's move to the further part. अब क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट का, आप ऐसे चार्ट बना के आओगे ना अपने पेपर में, वो बहुत अच्छा लगता है. एंड आई सजेस्ट यू ऑल टू डू दिस. सबसे पहले आप यहाँ पे डालो अपना नेचर, ठीक है, यहाँ लिखो नेचर, फिर लिखो डिग्री, फिर लिखो टाइप, फिर लिखो एज ऑनसेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. देखो अब टाइप और क्लासिफिकेशन का डिफरेंस ध्यान से सुनना. क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब है कि हमने हियरिंग इम्पेयरमेंट को किस किस बेसिस पे डिवाइड करा गया है. डिग्री के बेसिस पे करा हुआ है, नेचर के बेसिस पे करा हुआ है, टाइप्स के बेसिस पे करा हुआ है, एज के बेसिस पे करा हुआ है और एक लैंग्वेज के बेसिस पे करा हुआ है. टाइप और क्लासिफिकेशन सेम नहीं है. टाइप एक हिस्सा है क्लासिफिकेशन का, ठीक है, ये सब क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं. तो आप क्लासिफिकेशन में कभी ये नहीं लिख के आओगे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, वो टाइप का हिस्सा है. क्लासिफिकेशन में आपका लैंग्वेज आएगा, एज के बेसिस पे आएगा, डिग्री के बेसिस पे आएगा और नेचर के बेसिस पे आएगा. चलो नेक्स्ट मूव टू द फर्दर थिंग्स. एज ऑनसेट, सबसे पहले हम देखते हैं एज ऑनसेट. एज ऑनसेट, congenital hearing loss and acquired hearing loss. If a child has a hearing problem from by birth, then it is called congenital hearing loss. अगर by birth hearing loss है, ये देखो by birth hearing loss है तो वो congenital hearing loss में आएगा. acquired hearing loss होती है समय के बाद. Acquired hearing loss is a hearing case that occurs or develops sometime during a person's life but was not present at birth. It appear after the birth, can happen anytime from the injury or illness. ये बाय बर्थ नहीं है. ये एज ऑनसेट कैसे डिवाइड कर दिया अब हम इन लोगों ने, एक कर दिया कॉग्निटल और एक कर दिया एक्वायर्ड. कॉग्निटल हियरिंग लॉस बाय बर्थ है, जन्म से होगा वो बच्चे को. एक्वायर्ड हियरिंग लॉस किसी भी इलनेस के थ्रू हो सकता है, धीरे धीरे डिप्लीशन ऑफ एज की वजह से हो सकता है कि उम्र बढ़ रही है तब भी हो सकता है. बस ये देख लो एक्वायर्ड हियरिंग लॉस बर्थ के बाद होगा, ये बाय बर्थ होगा, ये आफ्टर द बर्थ होगा. कैसे भी हो सकता है, इट कैन हैज मेनी रीजंस टू हैव दिस काइंड ऑफ हियरिंग लॉस. चलो, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर हम हियरिंग लॉस देखते हैं तो इट इज़ प्री लिंगुअल हियरिंग लॉस एंड पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस.
प्रीलिंगुअल और पोस्टलिंगुअल में क्या डिफरेंस है? प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस डेवलपमेंट होती है आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट से पहले ही, कि बच्चे को लैंग्वेज नहीं आती है बोलनी और उससे पहले ही उसका हियरिंग लॉस हो गया। इसे आप देखो, मोटा मोटा लिखो, जो 5 ईयर्स, यार माई पेन इज़ नॉट वर्किंग, वेट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड। ओके, 5 ईयर्स से पहले, बिफोर 5 ईयर्स से पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे की हो जाती है। अगर 5 ईयर्स से पहले प्रॉब्लम आ रही है तो वो बिफोर लैंग्वेज डेवलपमेंट है। पोस्टलिंगुअल लैंग्वेज डेवलपमेंट आफ्टर द स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। पोस्टलिंगुअल लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी बच्चे की, बच्चा बोल पा रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है? प्रीलिंगुअल में बच्चा बोल नहीं पाएगा क्योंकि उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाई है, फिर उसको स्पीच थेरेपी देनी पड़ेगी, साइन लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी, उसके बाद में वो जाके कुछ कर पाएगा। पोस्टलिंगुअल में बच्चे को साइन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, क्योंकि उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है तो वो बोल पाता है पर सुन नहीं पाता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ हियरिंग लॉस। Nature of hearing loss is progressive hearing loss, intermittent hearing loss and sudden hearing loss. Progressive hearing loss क्या होता है? अब देखो, when hearing loss, okay, progressive hearing loss क्या होगा? When hearing loss is increase over time in progressive. देखो, प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस एक टाइम पे रुकता नहीं है, वो हियरिंग लॉस इंक्रीज होता रहता है ओवर टाइम और प्रोग्रेस में रहता है। ठीक है, प्रोग्रेस का मतलब ही क्या है? जो काम रुक नहीं रहा है एक पर्टिकुलर लॉस पे आके, इट इज़ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग इज द नेचर ऑफ हियरिंग लॉस, दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस। इंटरमिटेंट हियरिंग लॉस, व्हेन हियरिंग लॉस इंक्रीज एंड डिक्रीज डे बाय डे। इंटरमिटेंट में क्या है? कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, इसका कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं पता, कल को इंक्रीज हो जाएगा, अगले दिन डिक्रीज भी हो सकता है। देखो, सबसे पहले प्रोग्रेसिव इंक्रीज में जाएगा, इंटरमिटेंट इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में जाएगा। सडन हियरिंग लॉस वो होता है जो सडनली हो जाता है किसी भी सर्कमस्टांसेस से, इसका सबसे मेन मेजर कॉज है एक्सीडेंट और एनी अदर सडन सर्कमस्टांसेस। एक्सीडेंट इज़ अ मेजर कॉज, क्योंकि एक्सीडेंट्स के बाद जो हियरिंग लॉस है और कोई अदर रिएक्शन इन द ईयर हो जाता है। कभी कभार आप बिना प्रिस्क्रिप्शन से, डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन से, आप अगर आपने कोई ईयर ड्रॉप डाल लिया है या कोई मेडिसिन अप्लाई कर ली है, उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं उसके और हियरिंग लॉस हो रहा है, तो वो सडन हियरिंग लॉस में जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो, ये अब आएगा, ये क्लासिफिकेशन में नहीं लिखना है आप लोगों को, ये अब आया है टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। ये इससे पहले हमने नेचर ऑफ हियरिंग लॉस पढ़ा, प्रोग्रेसिव जो बढ़ता रहता है टाइम के साथ, इंटरमिटेंट जो बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, इसका कोई ग्राफ नहीं है। इसका ग्राफ कैसे जाएगा? ऊपर नीचे जाएगा। इसके कोवर्ड्स लिख लो आप लोग। जो प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस है उसका ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा। इंटरमिटेंट हियरिंग लॉस का ग्राफ कैसे जाएगा? अगर हम इसको ऐसे ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे जाएगा। ये सीरीज लाइन है ना, ये कभी नहीं जाएगी, इसका ग्राफ ऐसे 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 ही जाएगा अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो। ठीक है, अगले उसमें देखते हैं सडन हियरिंग लॉस, जो एकदम से हो जाए, सडन, एकदम सडन, जैसे कि अचानक जैसे हम बोलते हैं, तो इसे सडन लिख लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस, क्लासिफिकेशन और टाइप्स को मिक्स नहीं करना है, टाइप्स क्लासिफिकेशन का पार्ट है, पर टाइप्स ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी हियरिंग लॉस एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस क्लासिफिकेशन नहीं है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस occurs when problem in outer or middle ear or both। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आपको देखना है कि अगर प्रॉब्लम आपके आउटर ईयर में है, मिडिल ईयर में है या दोनों कानों में है, तब दोनों कानों में नहीं, सॉरी,
बोथ इन द सेंस कि आउटर और मिडल ईयर बोथ में हो गई। आउटर ईयर में कैसे हो सकती है, पिना कटा हुआ है, हाइलेक्स कटा हुआ है, आउटर ईयर ही नहीं है, सिर्फ होल होल है, तो वो आवाज़ वो सेक्रेट ही नहीं कर पाएगा, मतलब सारी आवाज़ को कलेक्ट करके मिडल ईयर तक वो पहुंचा ही नहीं पाएगा, तो वो कैसे कॉकलियर तक आवाज़ जाएगी, कैसे फिर आवाज़ आएगी। तो मिडल ईयर में और आउटर ईयर में अगर कुछ दिक्कत है, कान कटा हुआ है, मिडल ईयर तक आवाज़ नहीं जा रही है, मिडल ईयर में कैनाल में दिक्कत है, मिडल ईयर इनर ईयर तक आवाज़ पहुंचा ही नहीं पा रहा है, तो आउटर ईयर में या मिडल ईयर में या दोनों में दिक्कत होगी, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस का पार्ट होगा। नेक्स्ट इज सेंसरी हियरिंग लॉस। टाइप ऑफ लॉस इज ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ इनर ईयर। ये देख लो, कॉकलिया आ गया हमारा। कॉकलिया इज अ पार्ट ऑफ इनर ईयर, ये हमेशा ध्यान रखना। कॉकलिया इज अ पार्ट ऑफ इनर ईयर। तो अगर इनर ईयर में प्रॉब्लम है, कॉकलिया में प्रॉब्लम है, जो ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं पा रहा है, तो वो सेंसरी हियरिंग लॉस आएगा, सेंसस से रिलेटेड आ जाएगा हमारी। दैट इज सेंसरी हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस आउटर और मिडल ईयर, एंड इनर ईयर में आ जाएगा सेंसरी हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस, दिस टाइप इज ड्यू टू द प्रॉब्लम इन इनर ईयर विथ आउटर ईयर और मिडल ईयर। ये देखिए मिक्स्ड हियरिंग लॉस कैसे होगा। मिक्स्ड हियरिंग लॉस ऐसे होगा, कॉकलिया ख़राब है, उसके साथ में आउटर ईयर, पिना नहीं है और कॉकलिया तक आवाज़ ही नहीं जा रही है, तो ये कैसे हो गया, ये मिक्स्ड हो गया। ये मिक्स्ड कैसे हो गया, क्योंकि पिना से आवाज़ कलेक्ट ही नहीं हो पाई, तो वो कॉकलिया तक जाएगी कैसे, तो दो में डिफेक्ट आ गया। दो में कैसे डिफेक्ट आ गया, आवाज़ कलेक्शन आउटर ईयर और कॉकलिया ख़राब है, तो फिर ये सेंसरी भी हो गया। जब दो मिक्स होंगे, आउटर ईयर या इनर ईयर या मिडिल ईयर या इनर ईयर आएगा ही आएगा, उसके साथ आउटर या मिडिल मिक्स होगा, तो फिर उसको हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस में कंक्लूड करेंगे। इसको आप ऐसे लिख लो, मिडिल प्लस इनर ईयर, ठीक है। और आउटर ईयर मैं ओ और एम ही लिख रही हूँ, प्लस इनर ईयर, तो ये दोनों ही कॉज हैं आपके मिक्स्ड हियरिंग लॉस के, ठीक है। वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको बस डिस्क्राइब करना है। ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, आप इसको बढ़ा चढ़ा के अपने ओन वर्ड्स में पैराग्राफ बना के लिख के आ सकते हैं। ये DSSB के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि DSSB में डिसेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं पर्टिकुलर। चलो, अब ये डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस जो मैंने डाली है, ये WHO के अकॉर्डिंग डाली है। प्लीज़ जब भी आप किसी भी डिसेबिलिटी की डिग्री और डेफिनेशन लिखेंगे तो मेंशन करेंगे कि आपने कहाँ से, आपके जो रिसोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। डिग्री आप किसी भी उठा के नहीं लिख सकते हैं, या तो वो WHO की होनी चाहिए, या फिर वो RPWD की होनी चाहिए, PWD की होनी चाहिए, NTA की होनी चाहिए, या फिर हाँ, या WHO की तो मैंने लिख ही दिया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, WHO की डालोगे बहुत अच्छा है। RPWD, PWD, NTA ये सब नेशनल हो जाते हैं। तो फर्दर अगर हम देखें अब तो ये डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस लिखी है मैंने 0 to 25 dB यस। सो 0 to 25 dB नॉर्मल आएगा आपका, 26 to 40 dB माइल्ड आएगा, 41 to 55 dB मॉडरेट आएगा, 56 to 70 dB मॉडरेट सीवियर, 71 to 90 dB सीवियर, और ये देख लो 91 dB अबव आपका प्रोफाउंड आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझाऊंगी। जो मैंने डेफ बताया था, याद करो, डेफ मैंने बताया था 70 dB, तो 70 dB पे हमने डेफ देखा था, ठीक है। तो जो 70 dB पे हमने जो डेफ इंक्लाइंड कर दिया है अकॉर्डिंग टू RPWD,
नेशनली मान लो RPWD एंड PWD एज वेल, तो ये हमारा मॉडरेट सीवियर में जा रहा है, ये आप ध्यान रखना। जो हमारा मॉडरेटली सीवियर है हमारे लिए, ठीक है, वो 70 dB है। ये रहा 70 dB मॉडरेटली सीवियर, 70 dB डेफ, ठीक है। फर्दर हमारा जो प्रोफाउंड था वो कितना dB था, 91 के अबव, जो सुनना ही, आवाज़ पहुंचनी ही बंद हो जाएगी कानों में, वो हमारा प्रोफाउंड में चला जाएगा। हार्ड ऑफ हियरिंग क्या था, 60 to 70 dB, अगेन यही मॉडरेट सीवियर। आप ये मान के चलो जो आपका मॉडरेट सीवियर है, ये जो हमारा मॉडरेट सीवियर है, ये हमारा डेफ भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, और हार्ड ऑफ हियरिंग भी। हार्ड ऑफ हियरिंग भी इसी में आ जाएगा। और हियरिंग लॉस जो था, हियरिंग लॉस देखो 20 dB से स्टार्टिंग है। हियरिंग लॉस नॉर्मल वाले से यहाँ से है, नॉर्मल से कितना भी ज़्यादा जाएगा तो वो हियरिंग लॉस हो जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं, हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस नॉर्मल के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, का कितना भी हो। हार्ड ऑफ हियरिंग और डेफ का मैंने अलग से बता दिया है। मॉडरेट सीवियर जो है वो सारे हार्ड ऑफ हियरिंग में और इसमें आ जाएंगे अपना मॉडरेटली में। ये हार्ड ऑफ हियरिंग इसमें आ जाएगा नॉर्मल के बाद। आप यही WHO के अकॉर्डिंग है, इसे नोट कर लो, बहुत हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिशियल है। ओके, एनी डाउट्स इफ़ यू सफ़र फ्रॉम दिस पर्टिकुलर hearing impairment वाला chapter, you can comment me down, you can share me your doubts in telegram channel as well, I will conclude them। मैं सब डिस्कस करती हूँ एक साथ। पर्टिकुलरली मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेना स्टार्ट किया है, जिसके बहुत मिनिमम चार्जेस हैं, इतना कोई बहुत चार्जेस नहीं है। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेल डाउन कर सकते हैं अगर आपको कनेक्ट करना है तो। एंड नेक्स्ट हम लोग हियरिंग इम्पेयरमेंट को कवर करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली या तो ऑटिज़म डिस्कस करेंगे या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिस्कस करेंगे। आप जो भी पहले डिस्कस करवाना चाहते हो मुझे कमेंट में करो, मैं एज सुन एज वही सबसे पहले डाल दूँगी। ऐसा नहीं है मैं वीकेंड्स पे ही वीडियो डालूँगी, अगर आपको अभी चाहिए तो मैं तुरंत भी वीडियोस अपलोड कर दूँगी। आप मुझे कमेंट में जैसे भी आप प्रेफर करते हैं, प्रेफरेबली प्रोबेबली वट एवर सूट्स यू गाइज, प्लीज़ कमेंट मी डाउन। दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। हमने हियरिंग इम्पेयरमेंट पूरा कवर अप कर लिया है इस वीडियो में। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल।